So good morning all of you. This is राकेश सर फ्रॉम सेंट पीटर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज वडम्बा देवलापाट। और आज जो है हम हमारे जो 10th के बच्चे हैं इस साल जिन्होंने बोर्ड की एग्ज़ाम दी है उनका एक शॉर्ट इंटरव्यू लेने वाले हैं। उनका अनुभव हम जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने पूरे साल मेहनत की है, पढ़ाई की है, और फिर बाद में जो है कुछ उनमें से अच्छे जो पॉइंट्स है जो आपने भी अपने लाइफ में लगाकर आप भी अच्छा स्कोर ला सकते हैं 10th में। तो ऐसा हमारा ये पूरा वीडियो रहने वाला है। तो आज मैं आपको हमारे स्कूल के जो टॉप 2 बच्चे हैं जिन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन दिया है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो उनका इंट्रोडक्शन और उनसे ये सब कुछ जानते हैं। तो हमारे साथ आज निहारिका है और यहाँ पर रिद्धिमा है। तो मैं निहारिका से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताएं और आप अपने नाम और अपना परसेंटेज जो है 10th में आपको जो मिले हैं वो बताएं। हाय गाइस, माय नेम इज़ निहारिका राजेंद्र पापड़कर एंड मुझे 10th में 84.20% मिला। ओके, आप बताएं। हेलो गाइस, माय नेम इज़ रिद्धिमा रामरतन गजभिये और मुझे 10th में 80.20% मिले हैं। ओके, तो हमारे पास दोनों बच्चे जो है काफ़ी हाई स्कोर 80 प्लस उन्होंने परसेंटेज निकाले हैं। तो यहाँ से हमें तो एक बात समझ में आती है कि बच्चों में मेहनत और लगन जो है वो उन्होंने साल भर दिखाई है और जिसका ये रिज़ल्ट हमें देखने मिला है। और मुझे भी प्राउड होता है, मैं इनका टीचर रहा हूँ और 80 के ऊपर बच्चे जब जाते हैं तो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो आज हम इनसे क्वेश्चंस कुछ जानेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन बच्चों से है कि कौन सी गुड हैबिट्स जो है एक 10th क्लास के बच्चे ने रखना चाहिए जिससे वो जो है एक अच्छा स्कोर ला सके। तो आप बताएं निहारिका, आपको क्या लगता है? सर, सबसे पहले तो अपने सोने का और उठने का जो टाइम है वो फिक्स करना चाहिए हमें ओके। एंड डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये जो हम सोने का और उठने का टाइम फिक्स करने की बात करें, इससे क्या होगा, मतलब फिक्स करने से? सर, इससे ये जो है वो हमारे टाइम टेबल का सबसे पहला स्टेप रहेगा ओके। एंड एक रूटीन में वो आ जाएंगे तो उनके यस दिमाग में डिस्टरबेंस नहीं रहेगा और एक पैटर्न में वो फॉलो हो जाएंगे। Yes. उनको पहले से पता रहेगा कि मुझे इतने टाइम सोना है और इतने टाइम उठना है। ठीक है, तो हैबिट टूटने का डर इसमें नहीं रहता नहीं। है। ओके। Yes. और सेकंड जो बोला आपने कि फिज़िकल एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, तो ये क्यों, हम फिज़िकली पे क्यों ध्यान दें ज़्यादा? बिकॉज सर, अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेंगी तो हमें मतलब हमारी जो तबीयत वगैरह है वो ख़राब नहीं रहेंगी, जिसके कारण हमें कभी ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी या पढ़ाई से हमारा ध्यान नहीं भटकेगा। ओके, तो हमारी जो स्टडीज़ है उसमें ब्रेक नहीं आएगा और जो हमारे कीमती दिन, हमारे पास लिमिटेड दिन होते हैं, सब दिनों का हमें फ़ायदा मिल जाएगा। Yes. ओके, आप बताइए रिद्धिमा। हमें अच्छे पर गुड हैबिट्स अगर हम बात करें तो हमें एक और अच्छी गुड हैबिट्स है कि हमें अच्छा टाइम टेबल बनाना चाहिए। ओके। और अगर हम अच्छा टाइम टेबल बनाएंगे कि हमें इस समय हमें पढ़ाई करनी है, इस समय हमें खेलने जाना है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो स्ट्रेस आ जाता है। ओके, तो एक बैलेंस बना रहे और एक बैलेंस टाइम टेबल पहले से बनाए। तो हाँ। टाइम टेबल बना रहता है तो उससे हमारे पे क्लैरिटी रहती है। तो मैं भी कुछ बताना चाहूँगा कि जब पहले से हम टाइम टेबल बताते हैं, बना के रखते हैं, तो हम पढ़ाई करने वक्त जब बैठते हैं तो हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि मुझे खेलने का समय फिर कौन सा रहने वाला है या कब जाऊँगा, वो थॉट्स नहीं आते। और जब हम खेलने जाते हैं तो फिर हमें वो डर नहीं रहता कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा और मैं खेल रहा हूँ, क्योंकि हमने पहले से ही सब कुछ समय पहले से बांटा हुआ रहता है। यही बोल रहे हैं? यस। ठीक है। और भी यहाँ कुछ पॉइंट है जैसे कि कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी भी बच्चों ने रखनी चाहिए। 2-3 दिन हम ईमानदार हैं और फिर बाद में हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये भी ना रखें। हम पूरा जो है हर दिन अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बस वो पैटर्न को जो है हम फॉलो करें साल भर। हमारे मूड के ऊपर हम ज़्यादा डिपेंड ना करें, जो हमें करना है वो चीज़ों को कंटिन्यू बनाए रखें। ठीक है। ओके। और थर्ड जो है एक साइलेंस को लेकर भी बात थी कि साइलेंस, तो क्या है लगता है रिधिमा, साइलेंस रहना चाहिए, बच्चे ने साइलेंट रहना चाहिए, उसका बिहेवियर थ्रू आउट 10th? हाँ, क्योंकि हमें बातचीत करनी चाहिए लेकिन मतलब कम। ओके, जो एक्स्ट्रा टॉक है जो एक्स्ट्रा स्टडीज से टॉक है, रिलेटेड नहीं है उसे नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे अपने पेरेंट्स लोग हैं, हम उनको पूछे कि आगे 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए और अलग नई नई फील्ड्स के बारे तो में। ये बातें अच्छी बातों में आती अच्छी है, बातें। इस तरह की बातें करें। हम्म। और ज़्यादा मतलब जो फन एक्टिविटीज़ है और जो एकदम मतलब हमारा जो ध्यान भटका सकती है स्टडीज़ से, उन बातों से बचे। इससे हमारा दिमाग भी जो है वो कम इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जाएंगी पर काम की इन्फॉर्मेशन जाएंगी, जिस वजह से वो और ज़्यादा फ्रीली काम कर पाएगा और स्टडी जो है हम उतने फास्ट कर पाएंगे। तो अभी हम बच्चों से सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि बैड हैबिट्स को लेकर
कि 10th स्टैंडर्ड में बहुत बार होता है कि हम बचपन से जो है गुड हैबिट बैड हैबिट लेकर आते हैं, पर सबसे ज़्यादा असर हमारे ऊपर बैड हैबिट्स का होता है। तो किन बैड हैबिट्स को हमें छोड़ना चाहिए? वैसे तो बैड हैबिट बोलते बराबर हर बैड हैबिट को ही छोड़ना है, बट जो टॉप की बैड हैबिट्स है जो बार बार आती है और जो पढ़ाई में हमें मतलब डिस्टर्ब करती है, तो आप क्या बताएंगे कि आपकी वो बैड हैबिट्स थी और आपने उससे छोड़ा और फिर उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिला? यस, सबसे बड़ी बैड हैबिट्स जो है बैड हैबिट वो है सोशल मीडिया का यूज़ करना। बिकॉज सोशल मीडिया के यूज़ करने से हमारा टाइम भी वेस्ट होता है एंड हमारे जो पूरा जो अटेंशन होता है, यस वो पूरा सोशल मीडिया की तरफ ही ओके, तो उसमें हमारा जैसे मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि जो बार बार हम लाइक्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो ये एंगेजमेंट बनी रहती है, कौन आ रहा है कौन मैसेज कर रहा है नहीं कर रहा है, पर उसका कोई डायरेक्टली कोई यूज़ हमारे प्रिपरेशन में 10th में नहीं है। यस ओके, और कुछ बात बोलना चाहेंगे? जैसे कि ओवर थिंक आप बोल रहे थे। यस सर, ओवर थिंक करने से हमें जो आगे करना है उसमें हमारा डिस्टर्बेंस आ जाता है और हम आगे और बेटर नहीं कर सकते। तो ओवर थिंकिंग में प्रॉब्लम ये होती है कि हम ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट्स को ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स को कम सोचते हैं, और रियलिटीज़ होती ही नहीं है, बस सोचते चले जाते हैं। Yes. और जिससे एक आर्टिफिशियल डर तैयार होता है और जो हमारे परफॉर्मेंस को वीक करते चले जाता है। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। रिद्धिमा आप बताएंगे बैड हैबिट्स जो है? अब बैड हैबिट्स में ओवर वर्किंग आ जाता है, क्योंकि हम अगर बहुत ज़्यादा काम करेंगे घर पे बिना ब्रेक लिए, बहुत काम कर रहे, पढ़ाई कर रहे, काम कर रहे, तो उसमें अपने हेल्थ पर इफेक्ट ओके, आ सकता तो स्टडीज़ और जो घर के जो काम आ जाते हैं, तो हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा स्वभाव हेल्पफुल नेचर वाला होता है कि हम जो भी मदद मांगने आ रहा है सभी की मदद करने के लिए जाते हैं, बट इनडायरेक्टली इससे कभी कभी हमारा भी लॉस हो जाता है। वो काम दूसरे भी हमारे जगह घर के लोग जो है वो कर सकते हैं, है ना? तो इससे हम ऐसा मतलब वो भी काम करें पर एक प्रायोरिटी रखें, एक लिमिट सेट कर दे। एकदम ऐसा नहीं कि जो भी आ रहा है सभी के काम करे। तो ये ओवर वर्क नहीं करना है ताकि हमारे बॉडी एक हेल्दी स्टेटस में रहे। हाँ, ओके। और हम कुछ पढ़ रहे हैं, हाँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब कंटिन्यू पढ़ते जाते हैं, ब्रेक नहीं लेते। हमें पढ़ते टाइम थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, 5 मिनट का, 10 मिनट का, और फिर पढ़े, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो उससे और अपने को स्ट्रेस आ जाता है। ओके, तो जैसे इस पे अब बात करेंगे तो एक मतलब पोमोडोरो टेक्निक होती है एक, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि मैक्सिमम हम एक कोई चीज़ के ऊपर 90 मिनट्स तक मतलब 1.5 घंटे तक फोकस लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा ब्रेन ही खुद जो है वो न्यू इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक से रिलेटेड लेने जो है बंद कर देता है। तो कहीं ना कहीं जैसा रिद्धिमा हमें बोल रही है कि हम जस्ट बैठे हैं और सिर्फ बैठे हैं और 3 घंटे हो चुके हैं और हम कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, बट जहाँ हमारे दिमाग में कुछ नहीं रहा है और हमें बस फीलिंग आ रही है पढ़ाई करने की, तो ये रियलिटी में वो वर्क नहीं कर रहा है। तो हम एक जगह एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करके उतने इंटरवल के बाद ब्रेक्स ले ताकि फिर से फ्रेश हो जाए और फिर से काम करें। तो हमें कुछ जो ये बैड हैबिट्स है इसका हमें ध्यान रखना है। और भी मैं मेरी तरफ से बैड हैबिट बताना चाहूँगा। तो बात आ जाती है अपने जो पेरेंट्स है और जो भी जितने भी लोग हैं, कभी कभी हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि ये लोग तो बहुत पुराने लोग हैं, बहुत पहले के लोग हैं और इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज़ वगैरह सब देखी नहीं है, तो इन्हें क्या ही पता होगा। तो जिस वजह से हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक डिसरिस्पेक्ट की भावना आती है स्टूडेंट फेज में जब होते हैं, और फिर हम जब रिस्पेक्ट निकाल देते हैं तो फिर हम उनसे सीखना भी बंद कर देते हैं। तो हम उन्हीं लोगों से सीखते हैं जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। वो कुछ भी अगर बात बता रहा है 10th को लेकर, शायद उसने यहाँ से 15 साल पहले 10th किया हो या 20 साल पहले 10th किया हो, पर फिर भी हमें उनकी जो कुछ टिप्स थी जो उन्होंने हार्डवर्क किया था उनके समय में, तो उसको लेने के लिए भी हमने एक्सेप्ट रहना है। मतलब हमारा जो एटीट्यूड है उसको एकदम स्टॉप वाला एटीट्यूड नहीं बनाना है, ओपन वाला एटीट्यूड बनाना है कि कुछ भी अच्छी चीज़ें आएंगी तो हम उसे खुले मन से लेंगे। तो अभी हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक आइडिया ले लेंगे कि पूरा ओवरऑल जो साल होता है, एक एकेडमिक ईयर होता है जो जून से शुरू हो जाता है, जब नई स्कूल शुरू होती है हमारी, जब 10th स्टैंडर्ड में हम चले जाते हैं, तो जून से लेकर दिसंबर तक का समय, उसके बाद जनवरी, फरवरी और फिर मार्च में हमारी एग्ज़ाम होती है। तो ये जो समय है ये किस तरीके से हमने प्लान करना चाहिए, एक रफ आइडिया उसकी क्या रहनी चाहिए। तो जैसे मैं 3 पार्ट में बांट लेता हूँ समय, जैसे जून से लेकर दिसंबर तक का समय। तो निहारिका, इस समय हमने क्या करना चाहिए जो 10th में बच्चा जा रहा है? सर सबसे पहले जो स्टार्टिंग मंथ्स होते हैं जून, जुलाई, अगस्त, ओके, ये 3 मंथ में सबसे पहले हमारा बेस क्लियर कर लेना चाहिए। मतलब 8th 9th में जो भी हमें पढ़ा है वो क्लियर हो जाना तो चाहिए। क्या ये चीज़ हम जो उसके पहले समर वैकेशन रहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं? ये सर ऑफ कोर्स कर सकते हैं।
तो ये अगर हम पहले कर लेंगे तो हमारा टाइमिंग जो है इधर सेपरेटली हमें 10th के लिए अलग से मिल जाएगा, बराबर है? यस। ओके, और फिर क्या करना चाहिए उसमें? फिर जो हमारे PYQs होते हैं, ओके, जो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस, हमारे जो 2019 से जो बोर्ड चेंज हुआ, तो वो वाले क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करना चाहिए और उसके मतलब उसकी एक रफ आइडिया ले लेनी चाहिए। यस। ओके, चलता है, ठीक है। तो हमें 2 पॉइंट समझ में आए हैं कि एक है हमारा फाउंडेशन हमें स्ट्रांग रखना है शुरुआत के महीने में, और दूसरा है कि PYQs देख लेना है। ये PYQ की जो बात कर रहे हैं, देखने से क्या होगा, मतलब स्टार्टिंग में ही देख लेंगे तो क्या होगा, या फिर जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब देखने से क्या होगा? पहले देखने से क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? सर, अगर हम पहले से ये जान लेंगे तो हमें आगे और स्टडीज़ करने के लिए इजी होगा कि किस पैटर्न से हमें स्टडी करना ओके, है। तो एग्जैक्ट क्या पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस वो पहले से आइडिया रहेंगी, तो हम वैसा ही थ्रू आउट दो जो ईयर जाने वाला है उसको वैसे लेके चले जाएंगे, प्री प्लान लेके चले जाएंगे। ओके, तो क्लियर बेस प्रैक्टिस PYQ, ठीक है। आप बताएंगे कि जो जनवरी वाला जो समय है, तो फिर ये समय किसके लिए क्या होता है? जनवरी जो है मंथ, वो स्पेशली रिवीजन के लिए होना चाहिए। ओके, तो जो शुरुआत का हमने 6 महीने जो हमने पूरा पढ़ा है, पढ़ा है, हाँ, हाँ 31 दिसंबर तक, मतलब जून से लेकर दिसंबर तक पूरे मंथ को हमें पूरा पढ़ना है, हाँ, मतलब पूरा सिलेबस कवर करना है स्पेशली। और जो जनवरी मंथ है उसमें पूरे मंथ हमें रिवीजन करना तो जैसे साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर है, तो वैसा हमारा पढ़ने का भी आखिरी दिन 31 दिसंबर रहेगा। फिर उसके आगे सिर्फ हम जनवरी में रिवीजन करेंगे। आप उसके आगे का बता दीजिए, जैसे जो फरवरी का जैसा मंथ आ रहा है तो उसे कैसे हैंडल करना है, या उस टाइम आपको पता है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं और इमीडिएटली उसके 1 महीने बाद मार्च में हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम होती है, तो फिर हमने फरवरी में क्या रखना चाहिए या क्या करना चाहिए उसके अंदर? और फरवरी में मोस्टली हमें जो पेपर्स है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ओके, एंड स्पीड हमें जो राइटिंग स्पीड है उसके ऊपर काम करना चाहिए। यस। ओके, तो ये है बच्चे हमारे पहले बार। निहारिका मुझे बताओ, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं? यस सर। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो हिचक रहेंगी ही रहेंगी, इसलिए नर्वस नहीं होना है आपने भी, ठीक है? ओके, हाँ, तो ये था हमारा कुछ एडवाइस टाइमलाइन रोड मैप। मैं भी उसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। पिछले अराउंड 8 to 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस मुझे है 10th स्टैंडर्ड को पढ़ाने का, तो जिसमें मैंने जाना है कि अगर हम ये पैटर्न फॉलो करते हैं, शुरुआत के 6 से 7 महीने हमने पढ़ लिया, फिर बाद में जनवरी के महीने में हमने रिवीजन कर लिया पूरा जो भी हमने पढ़ा था, और फरवरी में हमने उस चीज़ को प्रैक्टिस कर लिया, पेपर्स लिख लिख के। मॉडल वाले पेपर्स आते हैं जो बोर्ड के पैटर्न में बने रहते हैं, और उसके बाद फिर सेम चीज़ को हमें एग्ज़ाम में, जब बोर्ड की एग्ज़ाम होंगी मार्च में, उसे सिर्फ रिपीट करना होता है। और जब हम पहले से प्रैक्टिस करके लिख के होते हैं पेपर, तो काफ़ी आसानी हो जाती है, और वो आसानी ही आपको जो है एक अच्छे परसेंट, जैसे कि दोनों ने लेके आए हैं 80 के ऊपर, तो ये परसेंट आपको हासिल करना ईजी हो जाता है। तो अभी हम स्पेसिफिकली जैसे ऊपर की एडवाइस हमने दी है, तो वो 9th में जो बच्चे थे जो जस्ट 10th में भी जाने वाले हैं उनके लिए दिए थे। तो अभी हम उससे भी नीचे उतर जाते हैं। हम देखते हैं कि जो बच्चे 6th में है, 7th में है, 8th में है, और वो अब 2-3 साल के बाद 10th में जाने वाले हैं, तो उनके लिए भी हमारा कुछ सजेशंस हमें चाहिए कि जो वो अभी से ध्यान में रखें, तो उनका आगे वाले जो 3 साल है, 2 साल है, वो किस वे में लेके जाए, जिससे उनको 10th में जब भी वो जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा उनको मदद मिलेगी। तो आप ऐसे कंसिडर कीजिए कि आप 7th वाले को सजेशन दे रहे हैं, तो आप क्या सजेशन देंगे निहारिका? यस सर, जैसे कि मैंने पहले ही बताई थी कि जो अभी जस्ट 10th में गए हैं स्टूडेंट्स, उनको सबसे पहले बेस क्लियर करना चाहिए। तो क्यों ना हमारे पास इससे भी पहले का टाइम है, तो हम अभी से स्टार्ट करें अपना बेस क्लियर रखने का, ताकि हमें और टाइम मिल सके 10th में। तो जो बेस क्लियर रखने वाली बात है, तो क्या वो पहले जो 10th की टेक्स्ट बुक्स है, जो 8 की टेक्स्ट बुक्स है, 9 की टेक्स्ट बुक्स है, तो बस वो टेक्स्ट बुक को देख भी सकते हैं एक बार, तो उनको एक आइडिया लग जाएंगे कि ये सब्जेक्ट्स या ये लेसन्स आते हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस का ये लेसन इस तरीके से पूछा गया है, तो वही वाला लेसन फिर अभी अगर 8 में दिख रहा है या उनको 7th में दिख रहा है, तो उसको ही वो इन डिटेल पढ़ना शुरू कर दे। बराबर है? तो इस तरीके से एक ओवरव्यू भी ले सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं। ओके, तो इस वजह से हम फाउंडेशन तैयार करेंगे। तो एक फाउंडेशन की बात आ गई, क्या उनको कोई अपना स्वभाव भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? यस सर, बिहेवियर बहुत मैटर करता है हमारे लाइफ में एंड हमारे रूटीन में। तो हमें हमारा बिहेवियर सबके प्रति अच्छे से रखना चाहिए, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। ओके, तो जो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात आती है, तो जैसे आपके पीयर ग्रुप है, आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर कोई मतलब पढ़ाई में किसी को दिक्कत जा रही है, तो हम उसकी मदद कर दें,
इस तरीके से कोई हमें कुछ समझा रहा है या उसे अच्छी क्वालिटी पता चल रही तो उससे वो ले लें हम। ओके, तो रिधिमा आप क्या बोलेंगे इस पॉइंट के ऊपर? सर मैं ये बताना चाहूँगी कि उन्हें रोज़ मतलब 2-3 घंटा पढ़ना चाहिए, ओके। क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो फिर उनको नॉलेज नहीं आएगा आगे की चीज़ों का कि उन्हें कैसे क्या करना है। अगर वो रोज़ पढ़ेंगे, अगर 2-3 घंटे नहीं भी तो जैसे आज उन्होंने 2 मिनट पढ़े, कल 4 मिनट पढ़े, मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम पॉइंट मतलब टाइम बढ़ाते लेके जाना है। बढ़ाते। और एक तरीके से 10वीं में जब आप जाते हैं तो अराउंड 4 से 5 घंटे स्कूल को छोड़कर घर में हमें पढ़ना होता है, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, इस तरीके से। तो इतने 4 घंटे का अगर समय ले रहे हैं, एकदम से ये समय हासिल कर पाना काफ़ी हार्ड होता है, टफ होता है। तो अगर हम पहले से ही 2 घंटे 3 घंटे बचपन से पढ़ने की आदत रखेंगे, 7th 8th 9th जब हमें सीरियस होने की ज़रूरत है, तो तब से फिर हमें 10th में उसे इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। तो जब भी 10th की बारी आती है, 10th स्टैंडर्ड में जब हम पहुंचते हैं, बचपन से भी जब हम 10th के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है कि 10th जब साल आएगा तो मैं किस तरीके से पढ़ूंगा। एक धीरे धीरे प्रेशर बढ़ते चले जाता है। और जब हम 10वीं में इंटर हो जाते हैं और फिर जैसे महीने जो है मंथ ख़त्म होना शुरू होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बनते चले जाता है कि अब 5 महीने के बाद हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम है, 2 महीने के बाद एग्ज़ाम है। तो मतलब 10वीं यानी प्रेशर, ये तो एकदम जुड़ा हुआ है। तो इस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है निहारिका, आप बताएंगे? सर ये जो बात है प्रेशर, तो ये बिल्कुल नहीं लेना है। एंड 10th बोर्ड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बट एज अ प्रेशर या बहुत ही मतलब इसमें अगर कम परसेंटेज आए, ज़्यादा आए तो हमारी एकदम लाइफ ही चेंज हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। हमारे पास ऐसे चांसेस काफ़ी आएंगे, तो इसलिए हमें टेंशन नहीं लेना है, प्रेशर ओके, नहीं तो लेना उस है। प्रेशर को हमें टेंशन में कन्वर्ट होने नहीं देना है। यस। वो प्रेशर हमें पढ़ने के लिए हेल्प करे, पुश करे, ऐसे वे में उस प्रेशर को हैंडल करना है। यस। ओके, आप बताएं निहारिका, आप ना रिधिमा। सर हमें अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी लो नहीं रखना है, हमें कॉन्फिडेंस रहना है ताकि हम जो एग्ज़ाम हो, हम जो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अच्छे से दे पाए। तो ये जो प्रेशर है, क्या ये 10वीं के बाद ख़त्म हो जाएगा? नहीं। तो ये जब भी 11 12 आएगा फिर से प्रेशर 11 आएगा, 12 फिर से फिर आप ग्रेजुएशन करेंगे फिर से प्रेशर आएगा, आप जॉब करेंगे फिर से प्रेशर आएगा। तो प्रेशर तो लाइफ भर रहेगा, बराबर है। तो हम उसे लेकर हमारे परसेंटेज कम कर ले तो ये हम नेगेटिव सोच रहे हैं खुद को लेकर। तो प्रेशर मतलब पॉजिटिव पुश। फिर आप जो बात कर रहे थे हेल्प को लेकर, वो हेल्प वाली बात क्या है? लोगों से जो है अगर ऐसा कुछ प्रेशर फील हुआ तो क्या हम लोगों से मदद लेनी चाहिए हमें? हाँ ऑफ कोर्स मदद लेनी चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने बड़ों को बोलेंगे कि हम बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमें नोट्स चाहिए, हमें कुछ नोट्स दो, उनके हम नोट्स पढ़ेंगे तो हमें और नॉलेज आएगा उस चीज़ को लेकर। और हम अगर किसी को मदद मांगेंगे भी तो हमें कभी ना नहीं बोलेंगे मदद। ओके, तो मदद लेने के लिए हमें पीछे नहीं हटना है। एक मौका मिला है हमें 10th में अच्छा रिजल्ट देने का, तो जहाँ से भी मदद आ रही है लोग मदद करने के लिए रेडी है, तो हमें हेल्प लेनी चाहिए। कभी कभी हम अकेले सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि मैं ही पूरा प्रेशर हैंडल करूँ, तो ये उल्टा भी हो सकता है। हमारे ऊपर प्रेशर भारी भी पड़ सकता है, तो भारी पड़ने के पहले हम उसे लोगों से शेयर करके प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर दें। इसी क्वेश्चन में हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि जो पेरेंट्स हैं उनका, जो 10th के जो बच्चे होते हैं, तो उनका भी एक बहुत बड़ा रोल उसमें आ जाता है। तो हम निहारिका से जानेंगे, रिधिमा से जानेंगे कि पेरेंट्स का एग्जैक्ट रोल क्या होता है और आपके पेरेंट्स ने किस वे में आपको सपोर्ट किया जिससे आप इतने अच्छे रिजल्ट जो है आप लेके आए। तो क्या फील हुआ निहारिका आपको पेरेंट्स को लेकर? सर मेरे लाइफ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स का ही है, क्योंकि जैसे मैं 10th में गई तो मेरे साथ साथ सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे मम्मी पापा ने भी की है, मतलब मुझे एनकरेज करने के लिए, मुझे आगे और सपोर्ट करने के लिए। मतलब क्या उनमें कभी आपको सीरियसनेस एक बिहेवियर में देखने मिली? यस सर। वो भी सीरियस हो गए? ओके। यस। जैसे कोई फंक्शंस में मतलब अगर मुझे डिस्टर्ब हो रहा हो तो वो चाहते थे कि मैं उन फंक्शंस को अटेंड ना करूं, या मतलब मेरे लाइफ में वो एक वॉल जैसे खड़े रहे ताकि मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो और मेरा ध्यान ना भटके। तो आपको उन्होंने एक सेपरेट माहौल बना के दिया, दुनिया के डिस्टरबेंस या जो भी एक्टिविटीज़ थी उससे दूर रखा। यस। ओके, तो आप बताएंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये, आप बताएंगे रिधिमा आपके इसमें पेरेंट्स को लेकर क्या रहा कंट्रीब्यूशन? सर पेरेंट्स जो है हमें बचपन से लेकर बड़ा करते हैं, वो मतलब एक ही सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा लाइफ में कुछ अच्छा करे। ओके।
आगे जाए, मतलब सबसे अच्छा बिहेवियर रखे, पेरेंट्स सिर्फ यही चाहते हैं। तो और उसकी फर्स्ट स्टेप हम 10th को बोल सकते हैं। 10th को बोल सकते हैं। हाँ। क्योंकि जब मैं 10th में गई, होते हैं ना अपन को, मतलब डिस्टर्ब करने वाली बहुत चीज़ें, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया। मैं भी जैसे मोबाइल लेके बैठी थी, मम्मी तो बोलते हैं कि ठीक है, क्या मोबाइल लेके बैठी है, पढ़ाई कर ले, तो ठीक है, उनकी बातों को सुनकर ही अपन पढ़ाई करने बैठते। अगर वो अपन को नहीं बोलते कि पढ़ाई करो, तब मोबाइल में ही तो लगे ये जो रहते। छोटे छोटे जो पुश है, या जो बार बार मतलब एक तरीके से कि ऐसा नहीं करना है वैसा करना है, तो ये हेल्प हुई इससे, इस हाँ। बात से। ओके। और जो इमोशनल सपोर्ट वगैरह ऐसा कुछ उसमें, कि जो हम बोल रहे थे ड्रीम पूरा करने ड्रीम वाली पूरा बात है। करने वाली। हाँ, तो ये मेरा जो रिज़ल्ट लगा, तब सबसे ज़्यादा खुशी, मतलब मुझे तो ऐसा लगा था कि मतलब और ज़्यादा परसेंटेज मिल जाते तो अच्छा होता। लेकिन लोगों ने बोले कि ठीक है, अच्छे नहीं है, किसी ने बोले अच्छे हैं, लेकिन ये अपने माइंड पर बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन आ जाती है कि लोग मतलब अपन को बोल रहे हैं ज़्यादा। लेकिन हमारे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा ने बोले कि आप चिंता मत करो, आपको बहुत अच्छे परसेंट मिले हैं। तो पहला रिएक्शन क्या था पेरेंट्स का, जैसे आपका 80% दिखे उसमें, हम्म। तो क्या मतलब पहला खुशी का, या किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया? खुशी दिख रही थी उनके चेहरे ओके। पे। मतलब पहले तो जैसे मेरा रिजल्ट लगा, तो सबसे पहले मतलब मेरे क्लास में, तो मैंने मतलब मेरा समझ के उसका रिजल्ट, मैंने नाम नहीं पढ़ी, क्योंकि सबको एक्साइटमेंट होती है अपने रिजल्ट देखने की। तो मैंने डायरेक्ट परसेंटेज देखी, तो वहाँ पे 69.40 ऐसे कुछ ओके। था। हाँ। तो फिर मैं खुद शॉक हो गई थी कि मेरे को इतने कम परसेंटेज। ओके। और फिर मैंने मम्मी को बोली 69.40, मम्मी मेरे तरफ ऐसे देख रही गुस्से से। फिर मैं बोली ये क्या हो रहा है, फिर मैंने नाम देखे तो फिर मेरा नहीं था। ओके, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, है ना? एकदम फिर से मैंने, मिक्स फीलिंग आ गई पूरी। हाँ, हाँ। फिर मतलब मेरे को शॉक बहुत लग गया। शौक लग गया कि कैसे ये कैसे हो गया, मतलब मेरे पेपर इतने अच्छे गए और ऐसे परसेंट कैसे मिल सकते हैं मुझे। तो फिर जब रियलिटी में जब नया वाला जो आपका हाँ, नाम वाला जब रिजल्ट दिखा, result। तो फिर आपका मम्मी का रिएक्शन क्या था? फिर मम्मी का रिएक्शन चेंज हो गया, क्योंकि जैसे मैंने बोली 69, मम्मी मेरे तरफ ऐसे गुस्से से देख रहे हैं। हाँ। मतलब मम्मी ने कुछ बोले नहीं, बस ऐसे देख रहे। हाँ। मम्मी को देख के मेरी हार्ट बीट बढ़ गई ओके। कि कैसे मतलब ये हो गया। लेकिन जब पता चला 80.20 है, तो मम्मी के चेहरे पर भी मतलब अच्छा एक्सप्रेशन आया। और सेटिस्फैक्शन वाली हाँ, फीलिंग आपको देखने फीलिंग मिली। देखने को मिली। हाँ। नहीं तो फिर ऐसे मतलब हार्ट अटैक वाली सिचुएशन आ ओके। गई थी। तो मैं भी बताना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स का जब रोल की बात आ जाती है 10th स्टैंडर्ड में, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी टीचर्स के बाद पेरेंट्स की आ जाती है। उनके घर में उनको उनका इमोशनल स्टेट बराबर सही रखना, बच्चा खुश है, दुखी है, अगर दुखी है तो उसे वापस न्यूट्रल करना, उसके टेंशन को कम करना। और रही बात कि फिर खुशी है तो उस खुशी को मेंटेन करने का काम करना, उसे कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करने के लिए माहौल को बनाए रखना। और पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं, सुबह टिफ़िन बनाना, उनको सही टाइम पर भेजना वापस, फिर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं का समय मिल पाए, तो घर के काम जो बच्चे पहले करते थे वो भी काम से उनको निकाल देते हैं और खुद वो काम करना शुरू कर देते, ताकि बच्चे को और ज़्यादा मेहनत करने का मौका मिले। तो एक तरीके से पेरेंट्स का एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनका भी एक 10th का रिजल्ट ही होता है ये। जब बच्चे जब दिखते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे अभी रिधिमा ने बताया कि 80% जब उनको दिखे, तो वो भी कहीं ना कहीं उनका भी सेटिस्फैक्शन आया होगा अंदर से कि मैंने भी जो मेहनत इनडायरेक्टली की है पीछे रहकर, तो वो भी मेहनत का फल मिला है। कहना हाँ। चाहूँगी, क्योंकि 10th में ना मतलब बहुत पेरेंट्स, मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, निहारिका के साथ भी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं उसके साथ भी ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि उसको देख, वो कंपेयर करते हैं ना कि हाँ, उसको वो अच्छा देखो, कर वो रहा है, वो अच्छा कर रहा पढ़ाई है, कर रहा है। हाँ। पढ़ाई कर रहा है, तुम ऐसे ही कर रहे हो। तो मतलब ना ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को ओके, भी, तो ये क्योंकि एक जो, बात ध्यान में, बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट बात है ये। क्योंकि हाँ। हर कोई बच्चा सेम नहीं होता है। कोई अलग, अगर दूसरे बच्चे में मतलब खेलने की कला, स्किल है, कुछ अलग क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी कहीं है। कुछ है। हाँ, हर कोई ओके। सेम नहीं तो अगर उसको होता कम है। परसेंट आया तो वो गलत नहीं है या वो बुरा नहीं है, उसकी फील्ड दूसरी कुछ फील्ड हो सकती दूसरी। है जिसमें वो 90% हो या 80% हो, जहाँ हम 10-20% हो, तो हम उसे एक ही से जज ना करें और हाँ। कंपैरिजन ना करें। तो अभी हमने पेरेंट्स को लेकर बात की, तो अब हम एक एक जो स्टेक होल्डर है, जो जिम्मेदार पर्सन है, जो एक स्टूडेंट के लाइफ में आते चले जाते हैं, तो उसमें से एक नया जो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला बोल सकते हैं, वो है टीचर।
तो टीचर की क्या भूमिका रही है, टीचर ने किस तरीके से रोल प्ले किया है आपके जर्नी में, वो भी आप शेयर करें। तो निहारिका, आप क्या बोलेंगे कि टीचर के रहने से आपका 10th स्टैंडर्ड में क्या फ़र्क गिरा? सर जैसे हमारा और हमारे पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है, सेम वैसे ही टीचर्स ने भी हमारे स्टूडेंट लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिए हैं। एंड ये हर किसी स्टूडेंट के लाइफ में होता है कि एक तो भी बेस्ट टीचर होता ही है उनके साथ लास्ट तक। ओके। तो टीचर्स के पास पहले ही बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होते हैं सर टीचर्स जो भी है। तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो टीचर्स का भी होता है। ओके, रितिमा आप क्या बोलेंगी? सर जैसे हमने अच्छा रिजल्ट ला के हमने अपने पेरेंट्स को जैसे प्राउड फील कराया, वैसे ही हमारे टीचर्स को भी हम पे प्राउड फील होता है, क्योंकि उन्होंने हमको पढ़ाया है। उनको भी अपनी मेहनत कहीं ना कहीं से दिख रही है हमारे परसेंटेज को लेकर। ओके, तो फिर आपके इसमें जैसे रिजल्ट दिखा तो क्या रिएक्शंस थे टीचर्स के? मतलब टीचर्स जैसे ही हमारा रिजल्ट लगा, टीचर्स ने देखे, ग्रुप्स में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब उनके विश अंदर करने से हमें समझ में आ रहा था कि उनको कैसा फील हो रहा है। उनको बहुत ज़्यादा अच्छा और प्राउड फील हो रहा है हमारे ऊपर। हमको भी अच्छा लगा, हमने ऐसा मतलब रिजल्ट लाए कि आपको सभी को अच्छा फील हो रहा है, और हम यही चाहते थे कि आपको अच्छा फील हो। तो ओवरऑल बोला जाए तो टीचर्स भी एक आपके जर्नी का पार्ट रहे हैं इस 10th का। आपने खुद को तो यहाँ पर खुश किया ही है, बट अपने साथ अपने जो इमीडिएट लोग कनेक्टेड अपने से थे, टीचर्स और पेरेंट्स, उनका भी जो है कॉलर टाइट की है, उनको भी मतलब खुशी सेलिब्रेट करने का एक मौका हमने हमारे जीत से दिया है। और रही बात, जैसे मैं बताऊँ आपको, मैं 10th का जैसे मैंने इसके पहले भी बोला, हमने अराउंड 400 से 500 बच्चे जो है वो 10th के ऑलरेडी देख चुके हैं। उनके बहुत से कॉमन प्रॉब्लम आते हैं जिनके सॉल्यूशन हमारे पास पहले से बन के रहे हैं, और इसलिए हमने जब भी 10th का कोई बच्चा आता है तो एक गेस होता ही है पहले कि इसकी ये प्रॉब्लम होगी और इसका ये सॉल्यूशन होगा। तो वो बच्चे कभी कभी ये खुद से ट्राई करने या खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम्स को, जिससे वो तो ट्राई मतलब सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को, पर उनको समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। उनका समय पढ़ने का है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का समय नहीं है। तो ऑलरेडी अगर उन सॉल्यूशंस, वो पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन टीचर के पास अगर अवेलेबल है, तो आप पहले सीधा जाके आप डायरेक्ट टीचर से ही बात कर ले, और उसी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करके सॉल्यूशन लेके इमीडिएटली उसको हम यहाँ पर सॉल्व करके अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाए। तो वन ऑफ द जो रोल देखा हमने, तो टीचर का रोल सही है, यस। ज़रूरी है। तो अब हम जो है लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे है, जिसमें हम बच्चों से जानेंगे कि जो स्कूल होती है उस स्कूल का कितना इंपॉर्टेंस होता है इस जर्नी में। सभी जितने भी पॉइंट्स डिस्कस आए सभी का इंपॉर्टेंस है, पर इन सभी चीज़ों को जोड़ने का जो काम है वो स्कूल करती है। तो निहारिका, आप बताएंगे कि आपको स्कूल जो रहा है, जैसे कि सेंट पीटर हाई स्कूल अपनी जो स्कूल रही है, तो एक स्कूल का आइडिया आपके दिमाग में क्या है और किस तरह का स्कूल होना चाहिए जो 10th में फिर उसकी वजह से अच्छे परसेंट आ सकते हैं? यस, जैसे सर आपने बोले कि स्कूल हम सबको जोड़ के रखती, तो ये बात एकदम करेक्ट है। तो स्कूल में जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि अपने स्कूल में है भी। एंड स्कूल ज़्यादातर मतलब हैप्पीनेस से भरी हुई होनी चाहिए, गुड वाइब्स जुड़े हुए होने चाहिए उससे, ताकि हम स्कूल से बाहर भी जाए अदर्स जगह या कॉलेजेस में स्टडीज़ करने, तो एक याद रह सके। तो जब हम एंट्री लेते हैं स्कूल में, तो वहीं से पॉजिटिविटी की शुरुआत हो। यस। जब हम घर से निकले स्कूल के लिए, तो हमें ऐसा रहे कि हम कब कब स्कूल जाते हैं, कब कब वहाँ पे हमें वो टाइम स्पेंड करने मिलता है। तो इस तरह का माहौल स्कूलों में रहना चाहिए, यस। तो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। रिधिमा, आप बताएंगे? यस सर, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग भी जब स्कूल आते थे, जब वैन हमारे घर में आती थी, तो हम भी यही सोचते थे कि हम कब स्कूल जाएंगे। और जब छुट्टी होती थी हमारे, मतलब हम एक ही बात बोलते थे, इतनी जल्दी छुट्टी हो गई। ओके, समय बहुत जल्दी, अच्छा समय जल्दी बीत जाता है। जल्दी बीत जाता है, क्योंकि रोज का एक ही था, इतनी जल्दी छुट्टी हो गई, कैसे कितनी जल्दी जल्दी टाइम ओके, तो जो समय यहाँ पे फील नहीं होता था। हाँ। तो यहाँ आपके किस फैसिलिटीज़ को आपको अच्छा लगा कि उसने आपको 10th में बहुत ज़्यादा मदद की? ये कौन सी फैसिलिटी आपको स्कूल की लगी? स्कूल में जैसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है,
और जैसे प्रोजेक्टर लगा है, हमारी बहुत सारी क्लासेस होती थी उसमें प्रोजेक्टर पे उसमें कुछ हमने ऑनलाइन भी क्लासेस ऑनलाइन लिए थे। हाँ सर नहीं थे हाँ। सर, स्पेशली अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली गए थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ के हमें पढ़ाया ऑनलाइन क्लास के थ्रू। और फिर कंप्यूटर लैब भी है, हम कंप्यूटर लैब में गए, कंप्यूटर का नॉलेज लिए। और अपना वहाँ पर एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन हमने लगाया हुआ है, तो जो भी हमारे डाउट्स थे डाउट भी क्लियर वो हमने वहाँ पे क्लियर किया है। तो वन ऑफ द रीज़न ये कंक्लूजन ये निकलता है कि एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहे, टीचर स्टाफ रेगुलर रहे, प्रॉपर रहे, और कॉन्स्टेंटली वो मेहनत करने वाला रहे। टीचर्स की मेहनत अगर टीचर जब करते हैं तो बच्चे भी फिर पीछे नहीं रहते हैं, बच्चे भी टीचर्स को देखकर वो भी उनकी मेहनत अपने तरह से लगाते हैं, और फिर जब दोनों की मेहनत मिलती है तो रिज़ल्ट ऐसे ही आता है जो हमारा आया है। 80+% वाले रेंज में हम पहुंच जाते हैं। ओके, तो और एक लास्ट, अब हम एंड पर है वीडियो के, तो जस्ट पूछेंगे एक शॉर्ट कि पर्सनल लाइफ के लिए क्या एडवाइस रहेंगी एज ए, अब जनरल कोई भी देखे, वो बच्चा देखे, पेरेंट्स देखे, या जो भी अभी हमारा वीडियो देख रहा है, कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे आपके 10वीं के जो जर्नी है उससे आपने क्या सीख लिया है। मतलब जैसे मैं बोलूँ मेरी जर्नी का, तो मैंने ये सीख लिया है कि अगर मेहनत करते हैं तो फल मिलता है। ये मेरे 10वीं के जर्नी का मुझे एक चीज़ याद है, तो और यही मैसेज मैं हमेशा स्प्रेड करते रहता हूँ। तो आपके जर्नी का आपका क्या मैसेज मतलब इस तरीके का है जो आपने फील किया है पर्सनली? यस, तो मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड में फ़ील किया है कि हमारे स्टार्टिंग के जो मार्क्स है, जो हमने टेस्ट सॉल्व किए हैं या टेस्ट पेपर्स होते हैं वो सॉल्व करके जो मार्क्स आते हैं, तो उसके बेस पे हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे बोर्ड्स में भी इतने ही मार्क्स आएंगे या इतने ही परसेंटेज आएंगे। हम अपने परसेंटेज एंड मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा और मेहनत करने से। और मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर हमें स्ट्रेस फील होता है तो हमें नेचर से कनेक्ट होना चाहिए एंड म्यूज़िक सुनना चाहिए, जिसके कारण हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे कम होता है। ओके, तो मैं निहारिका के जो एडवाइस है उसको लाइफ में कैसे जोड़ना है उसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे निहारिका ने बोला कि शुरुआत में जैसे मार्क्स टेस्ट दिए और कम मार्क्स मिले, तो हमने सोच लिया कि ऐसे ही बोर्ड्स में हमें मार्क्स मिलेंगे, जो कि हम हमारे एबिलिटीज़ को, कैपेसिटी को कम समझ लिए हमने, बट रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ, उससे भी अच्छा हुआ। तो शुरुआत के 1-2 टेस्ट अगर आपके ख़राब गए या उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो हम खुद को ऐसा बना ना ले, है ना। ये शुरुआत थी हमारी। तो ऐसे नेगेटिव खुद के लिए जो सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन बनती है वो नहीं बनने देना है, और इमिडिएटली खुद को एक टैग नहीं दे देना है। ऐसे ही बोल रहे हैं आप? यस। ओके, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, चीज़ें इंप्रूव होती है, और रिजल्ट तक जब हम पहुंचते हैं आखिरी टाइम तक के, तो हम वैसे नहीं रहते, हम काफ़ी बेटर पर्सन और एक अच्छे पर्सन बन जाते हैं, और फिर वो निकल के आता है। तो ये एक अच्छी, एक स्ट्रॉन्ग लाइफ एडवाइस है। आप कोई भी काम शुरू कीजिए तो पेशेंस रख के कीजिए, आखिरी में वो पहुँचेगा। तो ये, अब हम इस वीडियो को पॉजिटिव नोट पर एंड करेंगे। तो ओवरऑल ये हमारा इंटरव्यू का यहाँ पर एंड है। आपको हमने 10 से 12 क्वेश्चंस अलग अलग डोमेन पे हमने बच्चों को पूछे। तो मैं एक शॉर्ट निहारिका से एक फीडबैक लेना चाहूँगा, कैसा लगा आपको इस इंटरव्यू को देखकर, और जो बच्चे देख रहे हैं, मतलब आपकी पर्सनल फीलिंग बताइए। फर्स्ट इंटरव्यू आपका क्या फीलिंग है आपकी? सर मुझे इंटरव्यू देख के बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरी पूरी साल भर की जो फीलिंग है वो मैंने आज शेयर की अपने जूनियर से। सो प्लीज़ अगर हमारी कोई भी बात आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप अपने लाइफ पे उसे यूज़ करें। ओके, और कहीं ना कहीं अंदर ये छुपा हुआ था, क्या आपके दिल में था कि ये किसी को मैं बताऊँ? ऐसा फीलिंग तो आती है यस। किसी के मदद हो जाए इसकी वजह से। आप बताएं दीदी। पर अच्छा लग रहा है, मतलब इंटरव्यू कुछ बच्चे जब हम तो हो गया, हमारा तो हो गया, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हर कोई बच्चा मतलब अपना जूनियर जो है वो लाइफ में अच्छा करे। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि हमारा ये जो वीडियो है किसी को मतलब उनका हेल्पफुल होगा ये वीडियो, वो देखेंगे और हमारे अगर पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे तो अपनी लाइफ में भी उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि रिज़ल्ट जब आ जाता है तो अपने आप जो पर्सन जिसने रिज़ल्ट लेके आया और जो उनकी बातें हैं, तो वो सच में मतलब पत्थर की लकीर बन जाती है। आप बोलेंगे पढ़ना है तो वो पढ़ना होगा, क्योंकि आपने रिज़ल्ट लेके आया है, रिज़ल्ट दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली वही रूल्स अगर फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट देखने मिलेगा। तो ज़रूर आपसे जो भी हमारे बच्चे देख रहे हैं वो ये वीडियो देखकर उन्हें भी बहुत सारी पॉजिटिविटी मिली होगी, और कुछ नई चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया, जो नई जनरेशन है उनके जो नए क्वेश्चंस डाउट है उस वे में लिया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा यहाँ तक कर, और हमारा जो ये प्रयास है
जो कुछ बातें जो डाउट आती है उससे सब कुछ क्लियर करे। तो इस वीडियो को आप लाइक करें और ये यूट्यूब चैनल जो है स्कूल का यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल, इस वीडियो को आप यहाँ पर नीचे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, और वीडियो पूरा ओवरऑल अच्छा लगने पर आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर आपके फैमिली में जो भी बच्चे हैं जो 7th 8th 9th 10th में अभी जाने वाले हैं, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर करके उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि जब भी आप फिर कुछ नया आपके लाइफ में हासिल कर ले तो आप भी वो इन्फॉर्मेशन अपने तक ना रखें। जैसे बच्चों को भी मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि जो इन्होंने किया है वो सच में सराहनीय स्टेप है, बहुत बड़ी स्टेप है, बहुत अच्छा काम किया है। तो वो जो एक्सपीरियंस आया है वो सच में दुनिया तक पहुंचना चाहिए, हमने किसी और की भी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ तक हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।